हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का डिपॉजिट विद बैंक्स। अब यहाँ कहता है अदर फॉर्म ऑफ विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक। अब हम बैंक के अंदर भी अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे लाइफ नीड्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को अपने दिन की जितनी भी खर्चे हैं उसके लिए कम से कम पैसे की जरूरत होती है। यानी कि हम लगा लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक मज़दूर है तो मज़दूर की जो सैलरी होती है या फिर उसका जो इनकम होती है वो 500 या 600 रुपये होती है एक दिन की। अब वो क्या करेगा कि भी कुछ पैसे को खर्च कर लेगा और कुछ पैसे को अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखेगा। तो व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश। तो अब उसके पास जो एक्स्ट्रा कैश है, यानी कि उसने 500 रुपये है उसकी, मान लो, तो 500 रुपये में से उसने 200 रुपये खर्च कर दिया, 300 रुपये उसके पास बच गए हैं। तो अब उस पैसे का वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, ही डिपॉजिटेड विद द बैंक विद ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। तो अब वो क्या करेगा कि जो बैंक है, बैंक में जाएगा और अपना एक अकाउंट खोलेगा। बैंक क्या करेगा, बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। और बैंक क्या करेगा, जो उसने 300 रुपये जमा करे हैं उस 300 रुपयों को वो एक्सेप्ट कर लेगा और जो उसने डिपॉजिट किया है उस पैसे पे वो इंटरेस्ट भी देगा। पीपल हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ देयर मनी विद देयर रिक्वायर। अब पैसे की ज़रूरत है तो वो उस पैसे को निकाल भी सकता है। तो यहाँ पर जो बैंक है वो यहाँ हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हमें जब भी पैसे की ज़रूरत होगी तो हम उस पैसे को निकाल सकते हैं। कोई भी बैंक, जिस बैंक में हम जाएंगे तो वो ये नहीं कह सकता कि भी आज हमारे बैंक में पैसा नहीं है, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। इस टाइप का कोई भी बैंक इस टाइप से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। सिंस द डिपॉजिट कैन बी विदड्रॉ ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट्स आर डिमांड डिपॉजिट। अब जब भी मुझे जो मैंने पैसे जमा कर रखे हैं और मेरे को उसकी डिमांड होगी, यानी कि मुझे उसको निकालने की ज़रूरत होगी है, तो मैं यहाँ पर उस पैसे को निकाल सकती हूँ और इसको मैं क्या कहूँगी, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट कहेंगे इसको। अब यहाँ पे कहता है कि यहाँ एक चेक पेमेंट होती है। चेक पेमेंट का मतलब है कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, यानी कि कोई बाहर का व्यक्ति है और उसको आपने पेमेंट करनी है और वो इतना कैश कैरी नहीं कर सकता है, तो हम उसको एक चेक बना के दे देते हैं। ये चेक कई बार पेपर के अंदर इस टाइप से लिखा जाता है, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आ जाता है कि यहाँ पर कुछ भी पूछ लिया जाता है कि जैसे अकाउंट नंबर कहाँ लिखा हुआ है, या फिर किसको पे किया गया है, किस डेट में पे किया गया है, कितना अमाउंट पे किया गया है, चेक नंबर कहाँ लिखा होता है। तो ये सारे, और ये ब्रांच कौन सी है, कौन सी ब्रांच का चेक है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो चेक पेमेंट है उसके बारे में है। चेक क्या है, बेसिकली एक पेपर है जिसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, जिसके अंदर हमें जो स्पेसिफिक अमाउंट है, यानी कि मान लो इसमें 57,000 का जो चेक है वो बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रेम कुमार का नाम का व्यक्ति है जिसको यहाँ चेक उसको इशू किया गया है। तो यहाँ पे जो चेक है उसके बारे में, जो पर्टिकुलर एक पर्सन है जिसके बारे में हमें वो पे करना है, वो सारी यहाँ डिटेल हम फिल करके उस चेक को हम आगे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है लोन एक्टिविटीज़। अब लोन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कोई भी, मान लो मुझे लोन लेना है, मुझे कोई घर बनाना है और उसके लिए मुझे लोन चाहिए। अब मैं बैंक में जाऊंगी और बैंक में जाकर मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगी। अब यहाँ पे क्या करेगा, इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड फॉर दीज फंड। अब देखो, किसी व्यक्ति ने जो 500 रुपये जमा करवाए थे उसके पास वो सरप्लस था और मुझे नीड है उस पैसे की, तो अब वो क्या करेगा, बैंक मुझे क्या करेगा, ग्रांट कर देगा, यानी कि वो पैसा मुझे ग्रांट कर देगा। लेकिन इसके बदले में बैंक क्या करेगा, चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स एंड दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब जो मैंने बैंक से लोन लिया है उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना होगा, यानी कि मुझे ब्याज देना होगा और ब्याज का रेट है वो हाई होगा। तो यही जो इनकम है वो बैंक की एक्स्ट्रा इनकम होती है, उसी से ये सारे बैंक का
काम या फिर हम कंट्री का काम भी कह सकते हैं कि इसी टाइप से चलता रहता है। अब रहता है डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। Credit plays a vital and positive role in this situation. Credit is the case pushes the borrower into the situation from which recovery is very painful. अब यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन है, यानी कि लोन लेने का जो सिचुएशन है, यानी कि जो पैसा हमने दे दिया है, लोन दे दिया है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी स्थिति आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें कई बार ऐसी सिचुएशन को देखना पड़ता है कि यहाँ जो रिकवरी है, यानी कि मान लो मैंने लोन तो ले लिया लेकिन मैंने उसका पे नहीं किया, तो मेरे को यहाँ पर काफ़ी सारी, जैसे मान लो मैंने घर बनाने के लिए लिया था, या फिर हम एग्जांपल लेते हैं, किसान ने लोन लिया है अपनी फसल को उगाने के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, या कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए। अब क्या होता है कि उसने लोन तो ले लिया लेकिन यहाँ पर उसकी फसल ख़राब होगी। अब फसल ख़राब होगी है तो उसको तो पे तभी करना था जब फसल उसकी कट के पक के तैयार हो जाती, लेकिन फसल ख़राब हो गई है, तो फसल ख़राब होने की वजह से क्या हुआ कि वो पे नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ एक सिचुएशन तो ये आ जाती है। दूसरी सिचुएशन ये आ जाती है कि मैंने एक छोटा सा कोई कारोबार चलाना है, यानी कि मुझे कोई भी एक काम शुरू करना है जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे घर के लिए पैसा चाहिए, तो इसी टाइप से मान लो मुझे कोई रॉ मटेरियल सही तरीके से नहीं मिला, यानी कि मैंने जो काम शुरू किया है उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल सही नहीं मिला, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा जो काम था वो फेल हो गया। तो अब जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो बैंक है, वो मुझसे लोन लेगी, लेकिन मेरे पास लोन देने के लिए पैसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे क्या कर सकती हैं कि एक ऐसी सिचुएशन में खड़ी कर देंगी जिससे कि मुझे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। कैसे कि मुझे यहाँ पर पैसा नहीं दे पाऊँगी, तो मेरी जो ज़मीन मैंने अपने नाम से रखी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो क्योंकि कोई भी बैंक है एक गारंटी तो लेता है ना, गारंटी लेगा, तो गारंटी के लिए जो मैंने चीज़ अपनी जो गिरवी रखी थी वो क्या कर लेगा, उसको अपने अंडर ले लेगा। तो इस टाइप से बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है। जैसे किसान का हमने एग्जांपल लिया था, तो किसान के पास मान लो कुछ एकड़ ज़मीन है, तो उसने कुछ मतलब 5 एकड़ ज़मीन में से 1 एकड़ उसने ज़मीन अपनी गिरवी रख दी। तो अब वो 1 एकड़ ज़मीन, क्योंकि उसकी फसल तो ख़राब हो गई थी और वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने जो बैंक था उसने जो उसकी ज़मीन गिरवी रखी थी उसको एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पर सिचुएशन इस टाइप की भी आ जाती है। लेकिन यहाँ जब हम लोन लेते हैं तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल, यानी कि सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन लाइक लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स। If a borrower fail to repay the loan, the lenders have the right to sell the asset or collateral to obtain payment. अब यहाँ पर जो मैंने गिरवी रखा था, कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी, यानी कि उन्होंने जो गारंटी ली थी कि भाई आप क्या रखोगे गिरवी, मैंने अपना घर रखा, मैंने अपना खेत रखा, कुछ भी रखा, वो क्या कर लेगी, अगर मैं उसको रिपे नहीं कर पाऊँगी, मैं उसको पे नहीं कर पाऊँगी बैंक को, तो वो उसको अपने अंडर ले लेंगे। जैसे कि लैंड, या मैंने कोई ज़मीन रखी है, कोई प्लॉट रखा है, कोई बिल्डिंग रखी है, कोई व्हीकल है, मेरे पास गाड़ी है या फिर बाइक है, उसको मैंने रखा है गिरवी, या लाइफ स्टॉक्स यानी कि जानवर है मेरे पास, गाय भैंस है, उनको मैंने गिरवी रख दिया है, तो वो सब उनके अंडर आ जाएगा। कई बार आपने देखा भी होगा गांव के अंदर कोई जानवर है, गाय है या भैंस है, उनके कान में पीले रंग का एक टैग लगा होता है, तो वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ उसको। तो यहाँ पर जब भी वो फेल हो जाएगा लोन को देने में, तो यहाँ लेंडर्स को राइट है, यानी कि जो जिससे मैंने लोन लिया है उसके पास राइट है कि वो मेरी जो भी मैंने उसको गिरवी रखा है वो उसको अपने अंडर कर लेगा, और उसको चाहे वो सेल करे, चाहे वो उसको उसका कुछ भी कर सकता है जिससे वो अपनी पेमेंट को ले सकता है।
अब यहाँ पे क्या होता है, देखो इंटरेस्ट रेट जब भी मैं लोन लूँगी तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला तो यह है कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होगा, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि इंटरेस्ट रेट हाई होगा। दूसरा कोलेटरल, यानी कि मैंने यहाँ पर कुछ गिरवी रखना है। तीसरा डॉक्यूमेंटेशन जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि भी क्या क्या होगा, बिल्डिंग्स होंगी, व्हीकल होगा, लाइफ स्टॉक्स होगा या फिर लैंड वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें मुझे डॉक्यूमेंटेशन में भी रखना पड़ेगा। अब आ जाता है सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट। तो सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट क्या कहता है, इसमें कहता है आरबीआई सरप्लस, आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शन। अब यहाँ पर जो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो सुपरवाइज करता है कि बैंक सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप के सेक्टर्स हैं, ठीक है। पहला है फॉर्मल के अंदर आ जाता है बैंक्स, जिसमें हम बैंक में जाते हैं, बैंक से हम पे कर लेते हैं, उधार लेते हैं और उसका हाई रेट जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमें पे करना होता है, और इसके ऊपर आरबीआई का सुपरवाइजर यानी कि सुपरवाइजर की तरह काम करता है। दूसरा होता है इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे में क्या होता है कि जिसके अंदर मनी लेंडर्स यानी कि गांव का जो आदमी जिसके पास पैसा ज़्यादा है, ट्रेडर यानी कि व्यापारी, जैसे कि आपने पहले 8th क्लास में भी पढ़ा होगा या फिर 9th क्लास में पढ़ा होगा। ट्रेडर्स जो व्यापारी आते थे वो क्या करते थे, पैसा उधार दे देते थे और फिर जब वो पे नहीं कर पाते थे तो उनसे चीज़ें खरीदना शुरू कर देते थे, ठीक है। एम्प्लॉय, जैसे कि कोई बैंक में एम्प्लॉय है या फिर किसी ऑफिस में एम्प्लॉय है, तो वो रिलेटिव्स यानी कि जिसके हमारे जो रिलेटिव है जिनके पास पैसा है, या फिर फ्रेंड सर्कल, इन सब के पास, अगर फ्रेंड सर्कल में मनी लेंडर्स के पास, ट्रेडर्स के पास, एम्प्लॉयज़ के पास, रिलेटिव्स के पास पैसा है तो हम उनसे पैसा उधार ले लेते हैं। तो ये कौन सा सेक्टर आ जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो मैंने लोन लिया है वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। वो ये कहेंगे कि भी हमें इतना इंटरेस्ट चाहिए। आपने कई बार सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति है वो लोन दे रहा है और उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई है। तो इस टाइप से क्या है, ये इनफॉर्मल है, इसके ऊपर कोई आरबीआई सुपरवाइज नहीं करता है, तो ये अपनी मर्जी से क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट लेते हैं। दूसरा, दिस कुड बी लीड टू इंक्रीजिंग डेब्ट ट्रैप। इसमें क्या होता है कि कई बार व्यक्ति क्या होता है कि कर्जे में दब जाता है और जो उसके पास जितनी भी लाइफ स्टॉक्स होते हैं, लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, प्रॉपर्टी होती है या व्हीकल होता है, वो सब उसको बेचना पड़ जाता है या फिर उसको गिरवी रखकर पैसे लेकर उसको देना पड़ता है। यानी कि कर्जे में एक ट्रैप होता है, एक जाल होता है, उसके अंदर वो फंसता चला जाता है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसके अंदर क्या होता है, 15 से 20 मेंबर होते हैं, गांव के ही मेंबर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पूल द सेविंग का मतलब है कि इसके अंदर एक ग्रुप बना लेते हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया 15 से 20 मेंबर होते हैं और ये 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक इसके अंदर जमा करा सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, लोन टू मेंबर एट रीजनेबल रेट। अब मान लो 20 आदमी है, 20 आदमी में से किसी एक व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत हो गई है, तो वो क्या करेगा, लोन ले लेगा। यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें से ही लोन लेगा और लोन उसको रीजनेबल रेट पे मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट हाई नहीं होगा। रेगुलर मेंबर गेट लोन फ्रॉम बैंक्स। अब जो हमने बैंक बनाया है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके अंदर जो रेगुलर मेंबर है यानी कि इसके जो मेंबर है वो इसमें से पैसा ले सकते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ग्रुप है, हेल्प बोरोवर ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। अब यहाँ पर कोई भी इस टाइप की इनसे श्योरिटी नहीं मांगी जाती, सिक्योरिटी नहीं रखी जाती कि भाई आप अपना कोई गाय भैंस है उसको यहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में रखो, कोई प्लॉट है उसको रखो, कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है उसको सिक्योरिटी के रूप में रखो। इस टाइप की इनसे कोई भी कंडीशन नहीं रखी जाती। गेट टाइमली लोन्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर रीजनेबल रेट पर उनको क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता, मतलब इंटरेस्ट जो होता है बहुत कम होता है और उनको टाइमली लोन मिल जाता है। रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द एक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ सोशल इशूज लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा।
अब यहाँ पे रेगुलर मीटिंग भी होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, जिसमें ये क्या करते हैं कि बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं जैसे कि हेल्थ को लेकर, न्यूट्रिशंस वैल्यू को लेकर, या डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा को लेकर, इन सब चीज़ों पे ये डिस्कस भी करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पता ही है कि जो अमूल वाली है वो यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल रहती है लोगों को, अपना जो उसके अंदर शामिल होते हैं उस ग्रुप के अंदर, उन लोगों को यहाँ पर कम इंटरेस्ट में ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप से कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। कुछ होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कि सेल्फ, खुद ही पता चल रहा है, सेल्फ यानी कि खुद, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि यहाँ पर ये अपने ही तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और